और इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बेसिकली क्या होता है? स्क्रीनिंग इज़ द सर्च फॉर एन अनरिकग्नाइज्ड डिजीज़ बाय टेस्टिंग हेल्दी पॉपुलेशन। ठीक है, अब जो स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं दे शुड बी वाइडली एप्लीकेबल, दे शुड बी इनएक्सपेंसिव, मतलब कि सस्ते हों, एंड दे शुड रिक्वायर लिटिल टाइम। ठीक है, ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। बाकी स्क्रीनिंग का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो ये कि हम हेल्दी इंडिविजुअल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक जिनके पास डिजीज़ है और दूसरा जो एट रिस्क है फॉर डेवलपिंग द डिजीज़। ठीक है, एंड दूसरा ये काम है कि उन लोगों को फिर हम लोग अंडर मेडिकल सुपरविजन लेकर आएँ और अंडर ट्रीटमेंट लेकर आएँ। ठीक है, अब यूजेस क्या होते हैं स्क्रीनिंग के? सबसे पहला जो यूज़ होता है दैट इज़ दी केस डिटेक्शन। इसको हम प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो एक अनरिकग्नाइज्ड डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना विद इन द पर्सन, केस डिटेक्शन। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ डिजीज़। ठीक है, इसको हम प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग भी कहते हैं। सही, इसमें क्या होता है कि बिलफर्ज पाकिस्तान से अगर कोई भी बंदा आएगा ना, जैसे मिली देने वालों को ये पता होगा कि अगर कहीं भी कोई भी बाहर जाता है तो सिंस पाकिस्तान में टीबी है कॉमन, तो फिर सबको टीबी का टेस्ट करवाना पड़ता है। सही है, बाहर इमिग्रेंट बाहर जाने के लिए, ताकि पाकिस्तान को कोई बंदा बाहर मुल्क में टीबी ना फैला दे। तो ये बेसिकली कंट्रोल ऑफ डिजीज़ में आ गया कि किसी भी जगह पे अगर कोई भी डिजीज़ एंडेमिक है तो उसकी स्क्रीनिंग होती है। या फिर कोविड की भी हो रही थी ना, जब कोविड का ज़्यादा था तो फिर जब फॉरेन जाते थे तो उससे पहले कोविड के टेस्ट होते थे। बंदा भले हेल्दी हो जो भी हो, सबके कोविड के टेस्ट होते थे ताकि बिलफर्ज अगर उसको कोविड हो तो वो क्वारंटीन कर ले। सही है, तो ये इमिग्रेंट पॉपुलेशन पे किया जाता है ताकि होम पॉपुलेशन को बचाया जाए। उसके अलावा रिसर्च पर्पसेस के लिए भी स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं और पब्लिक अवेयरनेस को फैलाने के लिए भी स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट 3 तरीके के होते हैं। एक होती है, बल्कि स्क्रीनिंग 3 तरीके की होती है। एक होती है मास स्क्रीनिंग जिसमें सबकी स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, दूसरा होता है हाई रिस्क स्क्रीनिंग जिसमें हाई रिस्क इंडिविजुअल की स्क्रीनिंग होती है, जैसे अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमने स्क्रीनिंग कर दी ट्यूबरक्लोसिस की, या फिर हमने अकॉर्डिंग टू वेट स्क्रीनिंग कर दी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की। ये ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ स्क्रीनिंग इज़ दी हाई रिस्क स्क्रीनिंग। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास मल्टी फेज स्क्रीनिंग भी होती है जिसमें 2 से 3 स्क्रीनिंग टेस्ट एक ही टाइम में हम लोग कर लेते हैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। ऑल्दो ये इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक बंदे को आप करवा रहे हो तो उसमें तीनों टेस्ट हमने करने की नीड हो। सही है, तो फिर यूजुअली ये पैसे ज़ाया करवाने वाली बात होती है। लेकिन ठीक है, टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग 3, मास स्क्रीनिंग जिसमें सबको टेस्ट होंगे, हाई रिस्क जिसमें हाई रिस्क पॉपुलेशन पे टेस्ट होंगे, एंड देन मल्टी फेज स्क्रीनिंग जिसमें 2 से 3 स्क्रीनिंग टेस्ट हर बंदे के होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग आता है। तो क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग में हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है डिज़ीज़ का क्राइटेरिया, कि डिज़ीज़ कैसा हो तो आप उसकी स्क्रीनिंग करो। सबसे पहला, डिज़ीज़ की प्रेवलेंस हाई होनी चाहिए। किसी भी रेयर डिज़ीज़ की स्क्रीनिंग नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल, उस डिज़ीज़ को रिकग्नाइजेबल लेटेंट पीरियड होना चाहिए उसका, जैसे टीबी का वो रेंकी कॉम्प्लेक्स या गॉन्स फोकस होता है, ये सारा। ठीक है, या फिर किसी और में भी लाइक सर्वाइकल पेप्समियर में हमारे पास वो कोलियोसाइट्स आ गए एचपीवी के लिए, तो ये भी हमारे पास आ गया, एक रिकग्नाइजेबल अर्ली फेज़ आ गया। ठीक है, या फिर सर्वाइकल कैंसर का CIN आ गया। ये सारी चीज़ें
अर्ली लेटेंट फेजेस हैं जो सिम्टम होने से पहले ही हमारे पास, हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट होने चाहिए हमारे पास टू डायग्नोज एंड डिटेक्ट द डिजीज़ प्रायर टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, उसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। डायग्नोज करके क्या ही कर लोगे अगर ट्रीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उस ट्रीटमेंट की वजह से उसकी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए डिजीज़ की। ठीक है, तो ये डिज़ीज़ के करेक्टरिस्टिक्स हैं। इन डिजीज़ की हमारे पास स्क्रीनिंग की जाती है जो इस क्राइटेरिया पे खड़ा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की कुछ खुसूसियात होनी चाहिए, तो फिर वो स्क्रीनिंग में यूज़ होंगे। सबसे पहला स्क्रीनिंग टेस्ट की खुसूसियात क्या हो कि वो एक्सेप्टेबल हो, सोशली एक्सेप्टेबल स्क्रीनिंग टेस्ट हो। ठीक है, जैसे हमारे पास यूजुअली पाकिस्तान में प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं होती है क्योंकि डीआरई अक्सर सोशली यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। होना चाहिए बिकॉज कैंसर बचा रहा है, लेकिन अमंग्स द मासेस इट्स नॉट एक्सेप्टेबल राइट नाउ। फ्यूचर में इसकी अवेयरनेस फैलाएं ताकि फिर एक्सेप्टेबल हो वगैरह। ठीक है, बाहर मुल्क में तो हर 60 साल से 70 साल से आई थिंक ऊपर वाले को डीआरई का करवाना होता है, लेकिन चलो ठीक है जो भी है। तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट टू द पीपल। ठीक है, सेकंड रिपीटेबल होना चाहिए। रिपीटेबल मतलब कि सेम रिज़ल्ट दे या फिर कंसिस्टेंट रिज़ल्ट दे व्हेन रिपीटेड मोर देन वन और मोर टाइम। ठीक है, अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर वेरिएशन। सबसे पहले ऑब्जर्वर वेरिएशन कैन बी इंट्रा ऑब्जर्वर एंड इंटर ऑब्जर्वर। मतलब कि अगर मैं एक ही बंदे का ब्लड प्रेशर 2 दफ़ा देख रहा हूँ और उसमें वेरिएशन आ रही है तो दिस इज़ द इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन। अगर मैं और मेरा दोस्त एक बंदे का बीपी देख रहे हैं और दोनों अलग बीपी बता रहे हैं तो ये इंटर ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो इंट्रा में एक ही बंदा रीडिंग लेगा लेकिन 2 टाइम पे लेगा, एंड इंटर में 2 बंदे अलग रीडिंग ले रहे हैं तो वो तब वेरिएशन। ठीक है, देन देयर इज़ बायोलॉजिकल वेरिएशन। वो बायोलॉजिकल वेरिएशन टाइम ऑफ डे की वजह से हो सकती है या फिर ड्यू टू एनी अदर थिंग, जेनेटिक चेंजेस जो भी हैं उस वजह से। ठीक है, देन देयर इज़ ऑल्सो एरर इन टेक्निकल मेथड्स, उसकी वजह से भी रिपीटेबिलिटी अफेक्ट होती है। ठीक है, देन वी हैव वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी। वैलिडिटी बेसिकली बताती है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ डिजीज़ टू सेपरेट not disease, ability of test to separate diseased from normal। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। एक्यूरेसी इज़ बेसिकली क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। सही है। अब वैलिडिटी के होते हैं 2 कंपोनेंट्स। कौन से? स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी। सही है, ये दोनों एक्सप्लेन करने से पहले लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि अगर मैं किसी भी बंदे को स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहा हूँ तो उसके 2 रिज़ल्ट आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब विद इन दैट कि पॉजिटिव जो लोग होते हैं वो भी 2 में डिवाइड होते हैं, नेगेटिव भी 2 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लोग डिजीज़्ड हो सकते हैं विच इज़ द इंटेंडेड पर्पज़ के जिनका पॉजिटिव आएगा वो डिजीज़ होंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव, कि इनको डिजीज़ भी है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव लोग नॉर्मल भी हो सकते हैं विच इज़ नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, देन वी हैव कि नेगेटिव लोग नॉर्मल हो सकते हैं विच इज़ नोन एज ट्रू नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव लोगों को नॉर्मल होना होता है। ठीक है, एंड देन
नेगेटिव लोग कैन ऑल्सो बी कि डिजीज़ बंदा है लेकिन उसका गलती से नेगेटिव आ गया तो उसको हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। तो ये 4 रिजल्ट्स हैं हमारे पास जो आ सकते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी, इसके स्पेसिफिसिटी इज द एबिलिटी of disease of the screening test to identify the normal या फिर undiseased population। सही है। That means कि it is basically it is the amount of true negatives divided by the normal population into 100। सही है। अब स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी हम लोग प्री डिटरमिंड होता है टेस्ट का। हम लोग यूजुअली पब्लिक करने से पहले टेस्ट उसका बेसिकली एवेल्यूशन होती है टेस्ट की, उसमें हम लोग ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी फाइंड करते हैं। सही है। देन हमारे पास सेंसिटिविटी आती है। सेंसिटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई डिजीज पॉपुलेशन या फिर डिजीज इंडिविजुअल्स विच इज़ बेसिकली ट्रू पॉजिटिव जितने भी लोग हैं डिवाइडेड बाय द डिजीज जितने भी लोग हैं इनटू 100। सही है। तो बिलफर्स अगर मेरे पास ट्रू नेगेटिव 70 हैं और नॉर्मल पॉपुलेशन मेरे पास 100 की है तो 70% इसकी स्पेसिफिसिटी होगी। ठीक है, जिसमें से 70 लोग ट्रू नेगेटिव थे और 30 लोग फॉल्स पॉजिटिव थे क्योंकि नॉर्मल। ठीक है। एंड देन विद इन दैट सेंसिटिविटी, अगर मेरे पास डिजीज़ पॉपुलेशन 100 की है एंड उसमें से ट्रू पॉजिटिव 80 लोग हैं तो उसकी जो सेंसिटिविटी होगी दैट विल बी द 80%, बिकॉज ट्रू पॉजिटिव 80 हैं एंड देन जो फॉल्स नेगेटिव हैं वो 20 हैं। सही है। तो ये मेरे पास स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी आता है। इस जैसा ही फिर हमारे पास दो और टॉप फिनोमेना होते हैं। वन इज़ द पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, another one is the negative predictive value। ठीक है। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो है स्लाइटली डिफरेंस है। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बेसिकली बताता है कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर डिजीज हैविंग द डिजीज़। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ बेसिकली जिसका पॉजिटिव आया और उसको डिजीज़ था तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ऑल पॉजिटिव्स, मतलब कि ट्रू एज वेल एज फॉल्स पॉजिटिव। सही है। ये मेरे पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू आ गई। तो बिलफर्ज अगर पूरे पॉजिटिव्स मेरे पास कोई 120 टोटल पॉजिटिव्स थे जिसमें से ट्रू पॉजिटिव 100 थे तो इसका मेरे पास 100 ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव 120 टू 100 कर दोगे देन यू विल हैव, देन फिर इसका बना लेना जो भी बन रहा है 500 ओवर 6 वुड बी 80-90 के करीब हो कुछ भी। ठीक है। मैथ्स थोड़ी सी वो है मुश्किल है। तो ये है इसका बेसिकली ऐसे करके एग्जांपल आ जाएगा पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का। देन देयर इज़ नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू विच इज़ बेसिकली यही चीज़, बस इसको टेस्टिंग नेगेटिव फॉर डिजीज़ नॉट हैविंग द डिजीज़। दैट मीन्स के ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल नेगेटिव्स। सही है। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज क्योंकि इसमें हमने डिजीज़ और नॉर्मल पॉपुलेशन लिया था। ठीक है। इसमें हम लोग पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ले रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के फॉर्मूला में और इन दोनों के इसमें डेफिनेशंस में। ठीक है। फाइनली वी हैव एन आखिरी चीज़ जो एवेल्यूशन में हमारे पास काम में आती है दैट इज़ दी यील्ड। यील्ड बेसिकली जो है इट इज़ द अमाउंट ऑफ अनडायग्नोज्ड केसेस diagnosed as a result of
स्क्रीनिंग टेस्ट सही है. इट डिपेंड्स ऑन सबसे पहले प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़, नंबर 2 पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ठीक है, नंबर 3 सेंसिटिविटी, एज वेल एज नंबर 4 स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट. ठीक है, ये हमारे पास आ गई यील्ड. एंड दिस इज़ ऑल फॉर स्क्रीनिंग.